डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर विश्व स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं, क्या प्रयास चल रहे हैं। तो सबसे पहले 1985 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी या विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने तीनों ने मिलकर ये पहल करी थी कि ग्लोबल वार्मिंग पे कुछ करना चाहिए। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि 1985 में वियना ऑस्ट्रेलिया में एक सम्मेलन या कन्वेंशन हुआ, जो इस तरह का अपना पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन था। इसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में एक प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। इसमें क्या किया, 48 यानी 48 कंट्रीज़ ने हस्ताक्षर किए, जिन्होंने बोला कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को बदलने के लिए क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ पहल करेंगे। इसके बाद 1992 में सेकेंड इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ यानी ब्राज़ील में। इसमें यह बताया गया कि किस तरह से हम पीस को या डेवलपमेंट को, यानी इसमें पूरे 150 कंट्रीज़ आए और उन्होंने ये इस पर उनकी सहमति बनी कि अगर दुनिया में हमें शांति बनानी है, विकास करना है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो हम सबको मिलके काम करना होगा। इसके बाद 1997 में क्योटो जापान में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कन्वेंशन था। इसमें 141 कंट्रीज़ के बीच में समझौता हुआ और ये समझौता लागू कब हुआ? 2005 में, 16 फरवरी 2005 में ये जो समझौता है वो लागू हुआ। इस समझौते में बहुत सारी जो बातें हैं वो बताई गई हैं, जैसे कि इसमें ये बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में किस तरह से हम कमी कर सकते हैं। यानी जो इसमें जो समझौता हुआ उसमें ये बताया गया कि सब देशों को मिलकर, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको मिलकर क्या करना है, उनको मिलकर ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी लाने की कोशिश करनी है। यानी जो CO2 है, जो आपका N2O है, CH4 यानी मीथेन है, या जो HFC है जिसको हम बोलते हैं कि क्लोरीनेटेड एंड फ्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, या जो PFC है या SF6 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होता है, जो ये सारी ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, इनको कम करने के लिए वो पहल की गई। इसमें क्या था, इसमें अमेरिका सहित 38 विकसित देशों द्वारा ये प्रतिबद्धता, यानी ये एक तरह से शपथ ली गई कि एक तरह से उनको एक उसमें बांध दिया गया कि आप क्या करेंगे, आप इन गैसेस में कमी करेंगे। जैसे कि ग्रीन हाउसेस गैसेस में 1990 के स्तर के मुकाबले 5.2% कटौती आप करेंगे। ये किससे प्रतिबद्धता ली गई? जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, अमेरिका के साथ साथ अन्य 38 विकसित देशों से इस तरह का बोला गया कि आप 1990 के मुकाबले में 5.2% अपने इन गैसेस के प्रोडक्शन में कटौती करेंगे। लेकिन ये जो प्रतिबद्धता थी ये सिर्फ विकसित देशों के लिए थी, विकासशील देशों के लिए मतलब ये प्रतिबद्धता नहीं थी, ये कंडीशन नहीं थी। ये किस में किया गया? ये क्योटो जापान वाले कन्वेंशन में किया गया, इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है। इसके अलावा 2007 में एक 14 दिवसीय कन्वेंशन की गई, जिसको बोला गया यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। इसमें क्या था, इसमें 129 देशों ने या 129 देशों ने बाली में एक रोड मैप को स्वीकार किया, एक एक्शन प्लान को स्वीकार किया कि सभी देश की सहमति की आवश्यकता है। अगर हम ये ग्रीन हाउस गैसेस की कटौती करना चाहते हैं तो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं, दुनिया के सभी देश यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ जितने भी देश हैं सबको साथ में आना पड़ेगा। ये इस जो कन्वेंशन था 2007 का, इसमें ये चीज़ बताई गई। इसके बाद 2008 में बैंकॉक में 31 मार्च से 4 अप्रैल तक एक कन्वेंशन किया गया, जिसमें जो पहले 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और जो क्योटो मैंने अभी आपको बताया जो जापान में हुआ था, उसकी समीक्षा की गई कि उसको कितना फॉलो किया जा रहा है। इसमें 2015 तक ये भी बोला गया कि 2015 तक जो कार्बन का एमिशन है या कार्बन का उत्सर्जन पे रोक लगाने, तथा यानी बिल्कुल रोक लगाने कार्बन के, मतलब ऐसे काम करें जिससे कार्बन का उत्सर्जन ना हो, और 2050 तक उत्सर्जन में पर्याप्त कटौती पर जोर दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि 2009 में जो कोपेनहेगन यानी डेनमार्क में जो सम्मेलन होने वाला है, उसमें जो नई संधि होगी उसका मसौदा रखा गया, और जो 2012 में के बाद क्योटो संधि का स्थान लेगा। यानी
जो यहाँ पे इसमें ये भी तय किया गया कि 2009 में जो कोपेनहेगन में जो संधि होगी वो क्योटो संधि का क्या ले लेगी, स्थान ले लेगी। इसके बाद 2010 में मैक्सिको में कन्वेंशन हुआ। इसमें क्या किया गया था, इसमें ये हुआ था नवंबर 29 से लेकर दिसंबर 10 तक, लगभग 12 दिन की ये कन्वेंशन थी, जिसमें 194 कंट्रीज़ ने भाग लिया था। इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग जो दोनों कंट्रीज़, इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज़ में सहमति बनी। क्या सहमति बनी कि 2020 तक ग्रीन हाउसेस गैसेस के उत्सर्जन में हम 20 से 25% तक की कटौती करेंगे। यानी हर देश ने ये चीज़ कही, जितने भी 194 में, चाहे वो विकसित थे चाहे वो विकासशील थे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या हुआ, इस कन्वेंशन में फर्स्ट टाइम डेवलप्ड कंट्रीज़ ने क्लाइमेट चेंज की समस्या से को निपटाने के लिए लगभग 100 अरब डॉलर यानी $100 बिलियन का एक कोष बनाने की सहमति दी, या उस पर एक अपना एग्रीमेंट दिया कि इस तरह का एक कोष बनना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड। इसके बाद 2011 में साउथ अफ्रीका में एक 14 दिवसीय कन्वेंशन हुआ क्लाइमेट चेंज के ऊपर, 28 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक। इसमें क्या हुआ, इसमें जो क्योटो का जो प्रोटोकॉल था कि मतलब अमेरिका और अन्य 38 जो कंट्रीज़ हैं वो उसमें कटौती करेंगे कार्बन एमिशन में, और जो बाली रोड मैप था, उसके बाद कानकुन का जो समझौता था जो मैक्सिको में हुआ था, उस पर चर्चा की गई। इसके अलावा ग्रीन स्थानांतरण, यानी हमें जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, हमें रिन्यूएबल या जो क्लीन जिसे हम कहते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ हमें जाना है। इसके अलावा निर्धन देशों की सहायता करनी है, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा हाईटेक वो नहीं है संसाधन कि वो इस तरह, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो देश जितना गरीब होता है उसके पास टेक्नोलॉजिकली वो इतना वीक होता है। तो जब वो टेक्नोलॉजिकली वीक होगा तो वो ज़रूर ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल करेगा ये जो पोल्यूशन फैलाएंगे। तो इसलिए हमें उनकी क्या करनी है, यहाँ पे एक समझौता किया गया, एक ये सोचा गया कि हमें निर्धन जो देश हैं उनकी मदद करनी है, और क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, जो भी समझौते किए गए हैं या जो भी करना चाहिए उसको करने में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं। इसके अलावा 2012 दोहा कतर में एक कन्वेंशन किया गया 26 नवंबर से 9 दिसंबर तक, जिसमें फिर से क्योटो का जो प्रोटोकॉल था उसकी अवधि बढ़ाने पे सहमति की गई। हालांकि देखिए बहुत सारे देश इसके लिए रेडी नहीं थे क्योंकि उनको नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन क्या हुआ कि इसकी अवधि बढ़ाने पर सहमति बन गई किसी तरह से। फिर 2020 तक कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना मंजूर कर लिया। 2014 में लीमा पेरू में भी क्लाइमेट चेंज को लेकर, मतलब हर साल ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती रहती है जो 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक हुई। इसमें भी 2030 तक जो कार्बन का उत्सर्जन है उसमें 40% की कटौती करने का प्रस्ताव रखा गया। सबने उसको उस पर चर्चा की। फिर 2015 में पेरिस फ्रांस में हुआ जो 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक हुआ। फिर 2016 में माराकेश मोरक्को में 7 से 18 नवंबर तक हुआ, जिसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर ग्लोबल सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया गया कि कैसे सब लोग मिलकर इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर 2017 में बॉन जर्मनी में हुआ, जिसमें अगेन प्रोटोकॉल जो था क्योटो वाला और पेरिस एग्रीमेंट पर चर्चा की गई। फिर 2018 में जो काटोविश है उसमें क्या किया, पोलैंड जो में है उसमें फिर से क्लाइमेट चेंज को लेके वो किया गया, चर्चा की गई। तो इसके अलावा फिर 2009 में मैड्रिड स्पेन में भी किया गया। इस तरह से हर साल क्लाइमेट चेंज को लेके कॉन्फ्रेंस होती रहती है विश्व स्तर पे। 2020 की जो कॉन्फ्रेंस है वो कैंसिल है क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना एंड आपको पता ही है कि इस तरह की भी स्थिति नहीं है कि इस तरह का कोई विश्व लेवल पे कोई कॉन्फ्रेंस की जा सके। तो अभी हमें क्या पता चला इससे कि दुनिया में विश्व स्तर पे बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, लेकिन ये प्रयास सार्थक तभी होंगे जब हम इसमें ईमानदारी रखेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि इतने सारे उसके बाद भी जो चीन है वो 30% दुनिया में जितना भी CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसका 30% के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। भारत भी पूरे दुनिया में जो भी कार्बन प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका 7% भारत प्रोड्यूस करता है। तो सिर्फ 15% जो है वो US से करता है। तो
इस सिर्फ बातों से नहीं होगा या सिर्फ कॉन्फ्रेंस करने से नहीं होगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें व्यवहारिक रूप में इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो अगर हम ईमानदारी से ये सारा जितना भी हम प्रोटोकॉल बना रहे हैं उसको, और जो तरीके हम सोच रहे हैं उसको हम फॉलो करेंगे, तो हम ज़रूर अपने जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट में चेंज आ रहा है इस पर बहुत ही हद तक हम लोग रोक लगाने में सक्षम हो पाएंगे। थैंक यू सो मच।